हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वेक्टमी में। और आज हम क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर पहला जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट है उसका 7वां लेक्चर करेंगे। ठीक है। आज के लेक्चर में मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बेसिक्स बताऊंगा। और ये हमारा जो लेक्चर होगा वो पार्ट 1 होगा, क्योंकि इसके टोटल 2 पार्ट्स बनाए जाएंगे। और दोनों पार्ट्स में डायमेंशनल एनालिसिस और उनके एप्लीकेशंस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 6th लेक्चर में और 5th लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनके ऑपरेशंस और जो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट है वो एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा तो आप उसे देख लें। मैं प्लेलिस्ट में उसका लिंक दे दूंगा आपके लिए। ठीक है, आप वहाँ से कर लें। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। आपने इतना तो सुना होगा कि इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मतलब ये जो हम फिजिकल क्वांटिटीज को, ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जब हम इनको मेजर करते हैं तो इनको मेजर करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ क्वांटिटीज फंडामेंटल होती हैं। ठीक, और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 7। ठीक, और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही जनरली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बनी होती है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या हम इस फिजिकल क्वांटिटी को, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होती, क्या हम उसे इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेस पर डिफाइन कर सकते हैं? या फिर क्या हम ये बता सकते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इस फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज के कितने पावर पे, कितने एक्सपोनेंशियल पावर पे डिपेंड कर रही है? तो अगर हमें ये चीज पता चल जाए तो इस पूरे मेथड को समझना ही डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। आई मीन टू से दैट कि देखिए, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फिर आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। देखिए, एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज एरिया, ठीक है, तो अगर हम एरिया की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके। अच्छा, अगर हम इसे और डिटेल में आगे एक्सप्लेन करें तो एरिया इज इक्वल टू, हम लेंथ, लेंथ चूंकि एक वैल्यू है जिसको हम स्केल से मेजर करते हैं, तो अगर मैं लेंथ के प्लेस पे कैपिटल एल लिखता हूँ तो ब्रेथ भी तो एक तरीके की लंबाई ही है, यानी कि मैं ब्रेथ के जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल एल। और अगर मैं एरिया को और आगे फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे को मिलेगा एल टू द पावर 2। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखें तो जो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है एरिया, उस फिजिकल क्वांटिटी में ये जो बेस क्वांटिटी आ रही है वो क्या है? लेंथ है। और हमको पता है ना कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ भी होती है। तो ये लेंथ का कितना पावर है? तो अगर मैं इसे पूरा बोलूँ, पूरा प्रोनाउंस करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि लेंथ का जो सेकंड पावर होता है, लेंथ का जो 2 पावर होता है, वही हमको क्या देता है? एरिया देता है। ठीक? तो ओवरऑल कंक्लूजन पे आते हैं, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इस फंडामेंटल क्वांटिटी के, इस फंडामेंटल बेस क्वांटिटी के पावर पे डिपेंड कर रही है। और इसी को, इस पूरे फिनोमेना को समझना, इस पूरे फिनोमेना को पढ़ना हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस और अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आपको ये भी समझना होगा कि व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ ए क्वांटिटी, मतलब हम डायमेंशंस ऑफ ए क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो देखिए, अब जरा समझ लेते हैं डायमेंशंस ऑफ ए क्वांटिटी क्या होता है। देखिए, तो हमारा अगला टॉपिक है डायमेंशंस। तो हम डायमेंशंस कहते किसको हैं? देखिए, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, मतलब दीज दीज आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, टू विच टू विच द
बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट इट। चलिए मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। एक्चुअली ये कहना चाहता है कि जो डायमेंशंस होते हैं हमारे, दीज आर द पावर्स और एक्सपोनेंट। मैंने आपको अभी बताया कि अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उनके बेस क्वांटिटीज के पावर के फॉर्म में लिख पाऊं, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ लिखी गई है। मैंने यहाँ पे डिफिनेशन आपके लिए नोट कर दिया है, तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ से डिफिनेशन नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डायमेंशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर पहला, अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। और अगर मैं इसे डायमेंशंस के फॉर्म में लिखूँ इन द टर्म ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, तो लेंथ के लिए हम कैपिटल एल लिख सकते हैं, ब्रेथ के लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एल, और हाइट भी क्या है, एक तरीके की लेंथ है। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल टू द पावर 3। तो वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एल टू द पावर 3 होगा। ठीक, अब एक पॉइंट है जो आपको नोट करना और आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि डायमेंशंस जो होते हैं उसको हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हमेशा हम उसे किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। डायमेंशंस का जो मीनिंग होता है वो डिफाइंड ही स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में किया गया है, या फिर आप ये कह सकते हो कि डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, तो अगर मैं अब इस वॉल्यूम को सही तरीके से लिखूं तो मैं लेंथ की जगह पे लिखूंगा कुछ इस तरीके से। देखिए, कैपिटल एल, स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल, फिर स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल। उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर ब्रैकेट एल टू द पावर 3, और इसी को मैं लिख सकता हूँ एल टू द पावर 3 इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यानी कि आज से जो डायमेंशन हो गया वॉल्यूम का वो कितना होता है, एल टू द पावर 3 होता है। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। तो देखिए, सैंपल नंबर 2 में अगर लेट से कि मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि है आपका फोर्स, लेट से कि ये फोर्स है। ठीक, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जनरली? चलिए काम करते हैं, फोर्स समझने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ वेलोसिटी के लिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो अभी बेसिक है। बेसिक से प्रो लेवल तक जाएंगे तो हम डायमेंशंस लिखना सीख जाएंगे। अभी मैं कुछ देर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन लिखना सिखाऊंगा। तो उससे पहले आप वेलोसिटी का समझिए। जैसे मान लो कि मुझे आपको बताना है कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो वेलोसिटी का डायमेंशन बताने के लिए आपको सबसे पहले वेलोसिटी का जो बेसिक फार्मूला है वो पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक, अच्छा, अब अगर आप इसे, ये जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर ये जो टाइम है, अगर आप उसे इनके बेस क्वांटिटीज़ के फॉर्म में लिखें, तो डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की लेंथ होती है। इसका मतलब आप डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एल, बट वी विल राइट इन स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने आपसे पहले भी बोला था ये बात, क्योंकि डायमेंशंस बताने हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में ही बताए जाएंगे। अच्छा, टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी। और जब आप टी को ऊपर भेजेंगे या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल टी टू दी पावर -1। यानी कि आपका जो वेलोसिटी का डायमेंशंस होता है वो होता है एल टी टू दी पावर -1। ओके, तो ये रहा डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब मैं आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलेज निकालना समझा देता हूँ। ठीक, उसके बाद मैं आपको ये बता दूंगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला किसे कहते हैं और डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ और देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करके और नोट्स जो आपको नोट करना है वो नोट कर लें। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि लेंथ का हम डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो लेंथ का डायमेंशन लिखने के लिए हम कैसे करते हैं, मैंने आपसे बताया था स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं कैपिटल एल। ठीक है, अगर आपको मास लिखना हो इन द टर्म ऑफ डायमेंशंस तो हम लिखेंगे कैपिटल एम। अगर आपको टाइम लिखना हो हम लिखेंगे कैपिटल टी। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट के लिए लिखना हो तो हम लिखेंगे कैपिटल ए। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी का केस तो मैंने अब अभी पिछले स्लाइड में ही समझाया था कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का होता है कैपिटल एल, टाइम का होता है कैपिटल टी।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल टी टू द पावर -1। तो वेलोसिटी का डायमेंशंस क्या होता है, एल टी टू द पावर -1। ओके, चलिए अब थोड़ा यहाँ से एक्सेलरेशन से थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली एक्सेलरेशन होता क्या है पहले, तो हमें पता है ना कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अच्छा, अगर हम बेसिक फॉर्मूला यूज करें एज पर क्लास 9th, तो हम यही लिखते हैं ना कि एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, इज इक्वल टू, अब आप पहले एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, और ये जो u है वो भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन है तो दोनों वेलोसिटी। इसका मतलब कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशन वेलोसिटी का होना चाहिए वही इन दोनों का भी होगा। तो अगर मैं इन दोनों के प्लेस पर वेलोसिटी के डायमेंशंस पुट करूं तो देखिए मुझे क्या मिलता है, v के प्लेस पे मुझे मिल जाएगा एल टी टू द पावर -1, u के प्लेस पे भी मुझे मिलेगा एल टी टू द पावर -1 अपॉन में टाइम के प्लेस पे कैपिटल टी। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर मैं किसी एक वेलोसिटी को किसी दूसरी वेलोसिटी में से माइनस करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कोई नई वेलोसिटी ही तो मिलेगी। देखो सिंपल सी बात है कि हम सिर्फ वेलोसिटी को वेलोसिटी से ही माइनस कर सकते हैं, और जो हमें आंसर मिलेगा, जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, उसकी भी यूनिट वेलोसिटी की ही यूनिट होगी। इसका मतलब हमारा रिजल्टेंट भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी ही होने वाला है तो दोनों को माइनस करने के बाद हमें जो क्वांटिटी मिलेगी उसका डायमेंशन क्या होगा, एल टी टू द पावर -1। ठीक है, और अपॉन में कैपिटल टी, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एल टी टू द पावर -2। अब आपको बेसिक मैथ्स आते होंगे कि ये जो टी है ये जब ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर -1 हो जाएगा, और -1 दोनों प्लस होकर क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, और मैंने अभी आपको बताया कि मास के लिए हम लिखते हैं कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन के लिए हम लिखते हैं एल टी टू द पावर -2। अभी आपने ऊपर ही देखा था, तो क्या इस फोर्स का डायमेंशन एम एल टी टू द पावर -2 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले स्लाइड में मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। ध्यान रहे कि हम स्पेशली लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं लीनियर मोमेंटम, दैट विल बी मच बेटर। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम एंगुलर टाइप भी होता है जो हम आगे चैप्टर 6 में कंप्लीट करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में। ओके, तो अगर हम इसका डायमेंशन निकालना चाहें तो हमें लिखना होगा मास के प्लेस पे कैपिटल एम, और मैंने अभी कुछ देर पहले आपको देखिए यहाँ पे मैंने आपको वेलोसिटी का बताया था एल टी टू द पावर -1। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, एल टी टू द पावर -1 पुट करेंगे। तो हमें यहाँ मिल जाएगा एल टी टू द पावर -1। तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो आ जाएगा एम एल टी टू द पावर -1। ओके, समझ आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा वर्क, और आपने क्लास 9th की बेसिक फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी आपने पिछले लेक्चर में, पिछले सॉरी स्लाइड में अभी देखा था, एम एल टी टू द पावर -2 होता है। ठीक, तो अगर ऐसी बात है तो हम फोर्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एम एल टी टू द पावर -2। ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरीके की लेंथ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एल। तो जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम के प्लेस पे एम होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एल का पावर 1 है और यहाँ पे एल का पावर क्या है, 1। तो अगर ऐसी बात है तो ये हो जाएगा एल टू द पावर 2 और टी टू द पावर -2, यानी वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम एल टू टी टू द पावर -2। ओके, चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं कि एनर्जी का क्या होता है। तो पहले तो आप एक बात समझिए, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है एग्जैक्टली कि एनर्जी क्या है। आपने पढ़ा होगा बेसिक फिजिक्स में कि जब हम कोई वर्क करते हैं तो दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी किसी भी टाइप की हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जो हमारा वर्क होता है वही ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन जाता है, एनर्जी बन जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं इसका रेसिप्रोकल, कि अगर आपके पास एनर्जी होती है तो ही तो आप उसके रिस्पेक्ट में काम करते हैं।
यानी कि जो डायमेंशनल फ़ॉर्मूला वर्क का होगा, वही किसका होगा? एनर्जी का भी होगा। तो पहले तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि एनर्जी का डायमेंशनल फ़ॉर्मूला क्या होता है या फिर डायमेंशन mL2 T टू द पावर -2। ओके? बट चलिए हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप जिसके लिए चाहें, उसके लिए एनर्जी का डायमेंशनल फ़ॉर्मूला या फिर डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैं आपको इसमें 2 चीज़ें समझा दे रहा हूँ। ए नंबर, लेट्स से कि आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए कैलकुलेट करना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फ़ॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक? अच्छा, मैंने आपके लिए एग्ज़ाम्पल क्यों लिया, इसका भी एक रीज़न है। जब हम इस केस में डायमेंशनल फ़ॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे या फिर डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, तो आपने देखा होगा एक नंबर आ रहा है, एक टर्म 1/2 एंड 1/2 इज़ अ कांस्टेंट। तो आप आज से इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ये जो कांस्टेंट्स होते हैं, ये जो आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, ये जो कांस्टेंट्स होते हैं, ये डायमेंशनलेस होते हैं। मतलब हम सॉल्व करते समय, डायमेंशन कैलकुलेट करते समय इनका कोई डायमेंशन नहीं निकालेंगे, कोई डायमेंशन नहीं रखेंगे। ठीक है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा अब? मिलेगा 1/2 का तो हमें रखना नहीं है, तो m का मुझे मिल जाएगा कैपिटल M एंड व्हाट इज़ v? v का डायमेंशन हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड में LT टू द पावर -1 और इसका होल पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्योंकि ऊपर 2 था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा m और L का पावर 2 हो जाएगा L टू द पावर 2 और T टू द पावर -1 है, फिर उसका पावर 2 है, तो ये हो जाएगा T टू द पावर -2। तो हमें मिल जाएगा ओवरऑल m L टू द पावर 2 T टू द पावर -2। ओके? तो क्या अब आप देख पा रहे होंगे, क्या जो वर्क का है वही एनर्जी का नहीं आया? मैं तो कब से यही बोल रहा था। ठीक है? फिर भी अगर आपको अभी भी डाउट है कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि वर्क का जो डायमेंशन होगा वो एनर्जी का भी होगा, तो हम एक काम करते हैं, हम एक और देख लेते हैं। ठीक है? देखिए बी नंबर, अगर लेट्स से कि एनर्जी पोटेंशियल होती, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो जनरल फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है? m इंटू जी इंटू एच। ये आपने क्लास 9th के बेसिक फिज़िक्स में वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ा होगा। ठीक है? कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh होती है। तो अगर आप इन सभी के डायमेंशंस यहाँ पुट करें, जो भी आपकी बेस क्वांटिटीज़ के फॉर्म में पुट करना चाहते हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा? m के लिए हम लिखते हैं कैपिटल M। ठीक? अच्छा, अब ये g क्या है? g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर ये एक्सेलरेशन ही है, तो इसका डायमेंशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा? एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में होगा। यानी ये आपको मिलने वाला है LT टू द पावर -2। और हाइट क्या होती है? हाइट एक तरीके की लेंथ होती है। इसका मतलब हाइट का जो डायमेंशनल फ़ॉर्मूला होगा, डायमेंशन जो होगा, वो क्या होगा? कैपिटल L होगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा m और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे L का पावर 1 है, यहाँ पे L का पावर क्या है? 1। तो टोटल पावर मुझे क्या मिल जाएगा? L टू द पावर 2 और T टू द पावर तो पहले से -2 अवेलेबल है। तो क्या अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ देखिए ये L टू द mL पावर 2 T टू द पावर -2 है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक? तो ओवरऑल वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फ़ॉर्मूला या फिर डायमेंशन सेम होता है। ठीक है? तो इन 2 स्लाइड्स में मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट डायमेंशंस होते हैं मैंने वो बता दिए हैं क्योंकि मोस्ट वाइडली यही यूज़ किए जाते हैं। ठीक? अब आपको ये नहीं सोचना कि बस इतने ही होते हैं, होते बहुत हैं, लेकिन ये बेसिक डायमेंशनल फ़ॉर्मूलेज़ हैं जिनको यूज़ किया जाता है। ठीक? अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि डायमेंशन, डायमेंशनल फ़ॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन ये 3 चीज़ें क्या होती हैं? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कभी-कभी मैं बोलते टाइम डायमेंशनल फ़ॉर्मूला बोल दे रहा हूँ, कभी-कभी मैं डायमेंशंस यूज़ कर रहा हूँ। तो बातें लगभग अप्रॉक्सिमेटली सेम है, लेकिन फिर भी अगर आपको डिफरेंस समझना हो तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है या फिर इन तीनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है। उससे पहले आप वीडियो को पॉज़ करके ये जो स्लाइड आपके सामने दिख रहा है ये और जो ये स्लाइड है ये दोनों को कंप्लीटली अपने नोट्स में नोट कर लें, जिससे कि आपको जो डायमेंशनल एनालिसिस का जो आपका एप्लीकेशन है उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? आप इस बात का ध्यान रखिए कि हम ये चीज़ें केवल मात्र डायमेंशंस निकालने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हमें इनके एप्लीकेशंस को पढ़ना होगा। तो आज के लेक्चर में मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा रहा हूँ। अगला जो हमारा लेक्चर होगा यानी कि अ, मैं एक लेक्चर और लेने वाला हूँ, इसको मैं लास्ट लेक्चर नहीं बोलूँगा। जो अगला लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को डिटेल में बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि खुद में बहुत लेंदी टॉपिक है, तो उसको हम एक अलग ही वीडियो में रखेंगे, ठीक? तो चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं तीनों में अंतर। ये जैसे अगर मैं आपसे कहता कि डेंसिटी के
डायमेंशंस को समझाइए, या फिर डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, या फिर डायमेंशनल इक्वेशन डेंसिटी का कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो अगर हम सिर्फ डायमेंशन डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी का सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसा कि आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि विदाउट बेसिक फॉर्मूलाज वी कांट फाइंड डायमेंशंस। तो डेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, और मैं स्पेशली मास डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, तो ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर हम इसके डायमेंशंस को लिखें, तो मास का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल एम। और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? मैंने आपसे बताया था ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ भी का भी एल होगा, ब्रेथ का भी एल होगा, और हाइट का भी क्या होगा? एल होगा। तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा? एल टू द पावर 3। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एम एल टू द पावर माइनस 3। ओके। तो अब मैं क्लियरली आपको देखिए बता रहा हूँ, डेंसिटी का यहाँ पे जो डेंसिटी की जो डायमेंशन आई है वो ये आई है, ठीक? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डेंसिटी का डायमेंशन क्या है, तो आपने बेस क्वांटिटीज में कितने पावर हैं, उनके कितने पावर आपने रेज किए हैं, वो आप अगर पूरा कंप्लीटली बता देते हैं तो वो सिर्फ क्या है? डायमेंशन कहलाएगा। इसका मतलब कि डेंसिटी का जो डायमेंशन होगा वो होगा एम एल टू द पावर माइनस 3। ओके, ठीक है। अब सवाल है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो डायमेंशनल फॉर्मूला में हम जनरली, देखिए, जनरली हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी कि 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। उन 7 बेस क्वांटिटीज़ में से जो आपका फर्स्ट 3 होता है, जिसको हम लेंथ, मास और टाइम बोलते हैं, उनको स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ माना गया है, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस वही तीनों क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं, ठीक है? तो अगर मैं इसको, जो अभी आपके सामने डायमेंशन निकल के आया था, अगर मैं इसको, आप ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूँ, एम एल टू द पावर माइनस 3 एंड टी टू द पावर 0, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों का मीनिंग तो सेम ही है ना। अगर मैं यहाँ पे टी का पावर 0 कर देता हूँ तो इसकी ओवरऑल वैल्यू 1 होती है। और बात यहाँ पे वैल्यू 1 होने की नहीं है, बात ये है कि टी का पावर 0 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो टाइम के पावर 0 पे डिपेंड करने का मतलब है कि वो डिपेंड ही नहीं करती टाइम पे। और बात सही भी है, फॉर्मूले में टाइम तो आया ही नहीं कहीं। इसका मतलब कि डेंसिटी का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो हम लिखेंगे एम एल टू द पावर माइनस 3 टी टू द पावर 0। ये सिर्फ इसलिए लिखा जाता है जिससे हमें ये पता चले कि दिए गए बेस क्वांटिटीज में से किन किन क्वांटिटीज पे जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है। तो ओवरऑल डेंसिटी किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है? मास पे, लेंथ पे, लेकिन टाइम पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसका पावर क्या है? 0 है। तो इस फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम एल टू द पावर माइनस 3 टी टू द पावर 0। ओके, ठीक है। अब लास्ट, व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन? तो देखिए, ये तो बहुत आसान है। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन का मतलब होता है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन हो जिसमें एलएचएस और आरएचएस साइड दोनों हो और बीच में इक्वल साइन हो। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपने लिखा है वो किसके लिए लिखा है? ऑब्वियसली डेंसिटी के लिए लिखा है। तो जो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो ये होता है। और अगर अभी आप इसे ऐसे लिख दें, देखिए, इसको यहाँ लिखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन में। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, राइट हैंड साइड में अपना डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, एम एल टू द पावर माइनस 3 टी टू द पावर 0। ठीक, आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएं, और चूंकि इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड भी होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं ऐसे लिख दूं, डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? रो। और रो को मैं कर दूं स्क्वायर ब्रैकेट में। तो अब आप जरा इसे बहुत ही ध्यान से देखना, ये बहुत जरूरी है आपको समझना इस बात को, कि जैसे ही मैंने ये लिख दिया, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एलएचएस भी है, ठीक है, और इसमें आरएचएस भी है, और साथ में इक्वल का साइन भी है। इसका मतलब ये एक तरीके का इक्वेशन हो गया। बट ये इक्वेशन डायमेंशंस के फॉर्म में है, ये इक्वेशन किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को समझा रहा है, इसलिए इस पूरे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। ठीक, तो ओवरऑल अब मैं आपको इन तीनों चीज़ों को अगर एक साथ कंक्लूड करूं, तो डेंसिटी का जो डायमेंशन है वो है एम एल टू द पावर माइनस 3, जिसमें वो मास के पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है और एल टू दी के पावर माइनस 3 पे डिपेंड कर रहा है। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डेंसिटी में मास का डायमेंशन 1 होता है, जबकि लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? माइनस 3 होता है। ओके, और अगर आप इसी डायमेंशन को एक डिटेल्ड वे में लिख देते हैं जिससे हमें ये पता चले कि दिया गया फिजिकल क्वांटिटी
किस-किस बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है और किस पे नहीं कर रहा है, ठीक? तो फिर हम इसे कहते हैं डायमेंशनल फ़ॉर्मूला, जिसको मैंने यहाँ लिखा है। और अगर आप इसी डायमेंशनल फ़ॉर्मूला को उस फिज़िकल क्वांटिटी से इक्वेट कर देते हैं जिसके लिए वो बना है, जिसका वो है, तो हम उसे कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ओके? तो ये मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस का जो पार्ट 1 है, उसको मैंने डिटेल में कंप्लीट करा दिया है, जिसमें मैंने आपको डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशनल फ़ॉर्मूला के बारे में, डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में और कैसे-कैसे कुछ इम्पोर्टेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन या फिर डायमेंशनल फ़ॉर्मूलाज़ हम कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दें क्योंकि इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा। आई थिंक कल या परसों तक में ही अपलोड हो जाएगा। तो जब आप दोनों वीडियोज़ को एक साथ ओपन करेंगे, देखेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब सिर्फ़ आपको घर बैठ के नोट्स को रिवाइज़ करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप सारी चीज़ें अपने आप हैंडल कर लेंगे, ठीक है? तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। ओके?